अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नई वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी चैप्टर 1 का पैराग्राफ नंबर 7 और इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और साथ साथ इनकी रीडिंग भी करेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स को इनके स्पेलिंग भी याद करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 7 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 7 में भी आपको मैं बताता चलूं कि यतीमों के हकूक के बारे में बताया गया है कि किस तरह से यतीमों के हकूक की पासदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बाद की, यतीमों को किस तरह से उनके हकूक दिलाने में उनके मुआवन रहे। तो बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 7 की रीडिंग की जानिब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphans। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें हमने क्या करना है जी, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। तो इसमें क्या है, एक तो ये आ जाता है established, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग भी कर लें, एथिकल, लीगल ये भी कर लीजिए, फ्रेमवर्क्स, फिर इसके बाद ये आ जाता है प्रोटेक्शन और ऑर्फन। जो बार बार आए ज्यादा अच्छी बात है, जो बार बार आएंगे बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से आपने जो रिपीट हो रहा है उसे मजीद अच्छे से कर लें। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, इसका तर्जमा करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवाद लिख रहा हूँ। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्टेब्लिश्ड कायम किए, क्या कायम किए जी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एथिकल, एथिक से रिलेटेड है, इखलाकी, एथिक से रिलेटेड एथिकल हो गया, तो एथिकल मतलब इखलाकी, एंड और लीगल कानूनी, लीगल कानूनी हो जाएगा, रिलेटेड टू लॉ। फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क्स असूल या ज़ाब्ते कि जिनके मुताबिक जो है ना वो एक मुकम्मल तौर पर फ्रेमवर्क रेडी कर दिया जाए कि जिनके मुताबिक कोई भी जो है ना वो अमल किया जाए। ठीक है, फॉर के लिए, द प्रोटेक्शन हिफाजत, इसका मतलब हो जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए, किनकी जी, ऑफ द ऑर्फेंस, यतीमों की, ऑफ द ऑर्फेंस यतीमों की। तो अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है कि हम इसका तर्जुमा करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग एथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्फेंस। ठीक है जी, तो क्या किया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की हिफाजत के लिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की हिफाजत के लिए मजबूत इखलाकी और कानूनी असूल कायम किए। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की हिफाजत के लिए, यतीमों की हिफाजत के लिए मजबूत इखलाकी और कानूनी असूल कायम किए। एक मरतबा अगेन पढ़ते हैं, फिर अगली लाइन पे चलेंगे हम। ठीक है जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग एथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्फेंस, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की हिफाजत के लिए मजबूत इखलाकी और कानूनी असूल कायम किए। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 7 के आगे 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ए पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, ए पार्ट में कौन कौन से यानी कि असूल बताए गए हैं, कौन कौन से ज़ाब्ते कायम किए गए कि जिनके मुताबिक यतीमों को जो है ना उनके हकूक मिलना शुरू हुए, उनको उनका हक उन तक मुयसर रहा। तो बढ़ते हैं हम ए पार्ट में। ए पार्ट क्या है हमारा, गार्डशिप विद अकाउंटेबिलिटी, गार्डशिप विद अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या करना है, एक तो गार्डशिप को अच्छे से याद कर लेना है और अकाउंटेबिलिटी के स्पेलिंग भी अच्छे से आपको आने चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई पता नहीं है कि कौन सा जो है ना वो कहाँ पे आ जाए, हमारे चूज द करेक्ट पोर्शन वाले सवाल में आ जाए। ठीक है, तो गार्डशिप, गार्डशिप को कहते हैं सरप्रस्ती, गार्डशिप को कहा जाता है जी सरप्रस्ती, विद के साथ, मतलब सरप्रस्ती के साथ क्या जी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी
जवाबदेही। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या है कि गार्डशिप विद अकाउंटेबिलिटी, सरपरस्ती के साथ जवाबदेही। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी यतीम की कफालत करता होता, यतीम को पालता, यतीम का जुम्मा लेता, तो उससे क्या किया जाता था, सब गाहे बगाहे आने वाले वक्त में जब भी उस पर डाउट होता तो उससे कटघरे में खड़ा किया जाता, उससे पूछा जाता कि बताओ आपने इसका माल जो है वो कहाँ पे खर्च किया, आपने इसके साथ क्या सलूक किया। अगर आपने ये सलूक किया, बुरा सलूक रवा रखा जाता तो उसे सजा दी जाती थी बाकायदा तौर पे, या उसकी कफालत का जुम्मा से छीन लिया जाता था। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी। Those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth. द कुरान सेज, यहाँ से कुरानिक वर्स है, कुरान पाक की एक आयत है जो कि यहाँ से शुरू हो रही है, अभी मुकम्मल नहीं है यहाँ पे, इससे अगली स्लॉट में आपको नजर आएगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल कर दी जाएगी। द कुरान सेज टेस्ट द ऑर्फन्स वेल until they reach the age of marriage। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स इनको हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन। दोज हु टुक चार्ज, यहां तक ये मुकम्मल हो जाएगा जी। ऑर्फेंट चिल्ड्रन वर हेल्ड अकाउंटेबल, इसका मतलब वर हेल्ड अकाउंटेबल, ये सारा कर लीजिएगा ताकि इसका तर्जुमा करने में भी हमें आसानी रहे। फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड द यूज ऑफ देयर वेल्थ, वेल्थ आ जाता होता है। टेस्ट द ऑर्फेंस, ये बार बार आ रहा है। अनटिल रीच मैरिज, ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनका तर्जुमा करते हैं। Those who took charge, इसका मतलब है जिम्मा लेते हैं या फिर कफालत करते हैं। जिम्मा लेते हैं या फिर कफालत करते हैं, ये दोनों सूरतों में रहेगा। दोज, वो जो कि जिम्मा लेते हैं या फिर कफालत, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ऑफ ऑर्फेंड, यतीम, ऑर्फेन चिल्ड्रन, यतीम बच्चों का या बच्चों की। अब ये बच्चों का लिखा है तो मतलब कि बच्चों का जिम्मा लेते हैं, जो कि यतीम बच्चों का जिम्मा लेते हैं। ये तवज्जो से सुन लें, जो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने लिखना है बच्चों का, तो आगे आप लिखेंगे बच्चों का जिम्मा लेते हैं, वो जो कि यतीम बच्चों का जिम्मा लेते हैं। और अगर आपने लिखना है बच्चों की, तो वो लोग जो कि यतीमों की कफालत करते हैं। क्लियर है, इसको अच्छे से ध्यान से आपने नोट करना है। वर हेल्ड अकाउंटेबल, जवाबदेही ली जाती थी, उनसे जवाबदेही ली जाती थी। वो लोग जो कि यतीमों का जिम्मा लेते थे, उनसे जवाबदेही ली जाती थी। फॉर देयर ट्रीटमेंट, ये सारे का इकट्ठा कर लीजिएगा, उनके सलूक के लिए कि वो किस तरह से यतीमों के साथ पेश आते हैं। एंड और द यूज, इस्तेमाल, किस चीज का इस्तेमाल है, ऑफ देयर वेल्थ, उनकी दौलत या फिर उनके माल का, उनकी दौलत या फिर उनके माल के इस्तेमाल के बारे में जवाबदेही ली जाती थी। यहां तक अभी हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। Those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth। वो लोग जो यतीमों या यतीम बच्चों की कफालत करते हैं या करते थे, आएगा टुक है ना, सेकंड फॉर्म वर्ब है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक हो गया। जिम्मा लेते थे या कफालत करते थे, ठीक है। वो लोग जो कि यतीम बच्चों की कफालत करते थे, उन्हें या उनसे, उनके साथ सलूक और उनके माल के इस्तेमाल के बारे में, उनके माल के इस्तेमाल के बारे में जवाबदेही ली जाती थी। यहाँ पर लिखते हैं
वो लोग, यहाँ पे लोगों का तर्जुमा नहीं है तो लोग जो है ना ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वो जो यतीम बच्चों वो जो यतीम बच्चों की कफालत करते थे, वो जो यतीम बच्चों की कफालत करते थे, उनसे उनसे उनके सलूक और उनके माल के इस्तेमाल के बारे में जवाबदेही ली जाती थी। ठीक है जी, इसको एक मरतबा फिर से पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। Those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth. वो जो यतीम बच्चों की कफालत करते थे, उनसे उनके साथ सलूक और उनके माल के इस्तेमाल के बारे में जवाबदेही ली जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुरान फरमाता है, कुरान फरमाता है, क्या फरमाता है कुरान? टेस्ट आजमाओ, टेस्ट आजमाओ द ऑर्फेंस, यतीमों को, ऑर्फेंस यतीमों को एक खास मुद्दत बता दी है, अच्छे से अच्छे से आजमाओ, यतीमों को अच्छे से आजमाओ, अंटिल यहाँ तक के दे वो रीच पहुंच जाएं, दे रीच पहुंच जाएं, द एज उम्र को, ऑफ मैरिज निकाह की। ठीक है जी, तो इसका भी हम क्या करने जा रहे हैं, तर्जुमा करते हैं। द कुरान सेज टेस्ट द ऑर्फन फेल अंटिल दे रीच द एज ऑफ मैरिज। कुरान फरमाता है कि यतीमों को अच्छे से आजमाओ यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। यहाँ पे लिखते हैं, यतीमों को अच्छे से आजमाओ यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। ठीक है जी, एक मरतबा फिर से पढ़ लेते हैं इस लाइन का तर्जुमा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। द कुरान सेज टेस्ट द ऑर्फन्स वेल अंटिल दे रीच द एज ऑफ मैरिज, कि यतीमों को अच्छे से आजमाओ यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। इससे पैराग्राफ नंबर 7 का ए पार्ट मुकम्मल करने के लिए हम जो है ना बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लॉट पे, तो चलते हैं जी। तो 10th क्लास हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7 ए का जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसमें करने जा रहे हैं, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देन इफ यू फाइंड देम टू बी mature of mind, hand over to them their property and do not consume it by wasteful spending, nor do so in his fearing that they will come of age। ठीक है, तो यहाँ तक रीडिंग है। उसके बाद हम डिफिकल्ट मायने जिनके हमने स्पेलिंग देखने हैं, मेच्योर ऑफ माइंड, ये सारा देख लीजिएगा। हैंड ओवर, प्रॉपर्टी, कंज्यूम, वेस्टफुल स्पेंडिंग, इन हेस्ट,
fearing come of age, यहाँ तक हो गया जी। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम क्या करने जा रहे हैं, इनके मायने नोट करते हैं। फिर फिर इफ अगर यू तुम फाइंड पाओ देम उनमें टू बी होना, टू बी का मतलब होता है होना, मेच्योर ऑफ माइंड अकल की पुख्तगी, तो यहां तक हो जाएगा। फिर अगर तुम उनमें अकल की पुख्तगी पाओ, फिर अगर तुम उनमें अकल की पुख्तगी पाओ, हैंड ओवर हवाले कर दो, हवाले कर दो या दे दो, टू देम उन्हें, देयर प्रॉपर्टी उनका माल। फिर अगर तुम उनमें अकल की पुख्तगी पाओ तो उन्हें उनका माल उनके हवाले कर दो, हैंड ओवर टू देम उनके, यहाँ पे लिख लेंगे हम इसका उनके, मतलब इसका तर्जुमा ये बन जाएगा, फिर अगर तुम उनमें अकल की पुख्तगी पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो। ठीक है, एंड और डू नॉट मत करो या नहीं करो, कंज्यूम खर्च, इट इसे, बाय के जरिए, वेस्टफुल स्पेंडिंग फजूल खर्ची के, फजूल खर्ची के, मतलब इसे फजूल खर्ची के जरिए खर्च मत करो, नॉर ना ही, डू सो ऐसा करो, इन हेस्ट जल्दबाजी में, या ना ही ऐसा करने में जल्दबाजी करो। ठीक है, फेयरिंग इस खौफ से, दैट के दे वो विल कम ऑफ एज बड़े हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहां तक अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका तर्जुमा करेंगे। देन इफ यू फाइंड देम टू बी मैच्योर ऑफ माइंड, हैंड ओवर टू देम देयर प्रॉपर्टी एंड डू नॉट कंज्यूम इट बाय वेस्टफुल स्पेंडिंग, nor do so in haste fearing that they will come of age। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, फिर अगर तुम उनमें अकल की पुख्तगी पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो और उससे फजूल खर्ची, यहाँ पे इसका तर्जुमा बदल जाएगा, सारा इसी तरह से ही है, वर्ड मीनिंग एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, डू नॉट कंज्यूम से खर्च नहीं करो, मतलब इसे खर्च नहीं करो किस अंदाज से, फजूल खर्ची से नहीं, बल्कि इसका तर्जुमा बन जाएगा और फजूल खर्ची मत करो, और फजूल खर्ची मत करो, एंड नॉट डू सो, और ना ही ऐसा करने में जल्दी करो, और ना ही ऐसा जल्दबाजी में करो, और ना ही ऐसा जल्दबाजी में करो, फेयरिंग इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, ना तो उन और फजूल खर्ची मत करो और ना ही जल्दबाजी में ऐसा करो, इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे। अब इसका तर्जुमा सुन लेंगे प्रॉपरली, जो कि आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है, तो सुन लीजिए। फिर अगर तुम उनमें अकल की पुख्तगी पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो और फजूल खर्ची और जल्दबाजी में उनका माल खर्च मत करो, इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है जी, ये रहा जी इस लाइन का तर्जुमा। आप आगे बढ़ते हैं। इफ द गार्डियन is rich enough to support himself and his family, let him abstain from his ward's property. But if he is poor, let him consume therefore in a just and reasonable manner। ठीक है जी, तो यहां तक हम करने जा रहे हैं इसका तर्जुमा। इफ अगर, साथ साथ ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मैं डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करता जाऊंगा, जो कि आपने नोट कर लेने। अगर सरप्रस्त इज रिच, अमीर हो, इनफ, अमीर कितना, इनफ टू सपोर्ट
हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, कि इतना अमीर हो अपना और अपने खानदान की कफालत कर सकता हो। यहाँ पे अपना को अपनी कर लें, अपनी और अपने खानदान की कफालत कर सकता हूं। इसे आपने जब ट्रांसलेट करना है तो इसे आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। ये एक्चुअल लाइंस का तर्जमा नहीं है, कुरानिक वर्स के अंदर क्या है, कुरान पाक की आयत के अंदर ये इसका तर्जमा एक्चुअली नहीं है, लेकिन किताब में उन्होंने नोट करवाया ब्रैकेट के अंदर, ताकि आपको इसके बारे में समझाया जा सके कि असल में रिच होना क्या होता है, जो कि अपना ख्याल रख सके और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सके। लेट हिम एब्सटेन, लेट हिम उसे एब्सटेन बाज रहना चाहिए, उसे बाज रहना चाहिए फ्रॉम हिज वार्स प्रॉपर्टी, यतीम के माल से। ये भी देखिए ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इसको भी आपने तर्जमा करते वक्त ब्रैकेट्स के अंदर ही नोट करना है, यानी कि उसे यतीम के माल से बाज रहना चाहिए या परहेज करना चाहिए, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट लेकिन इफ अगर ही वो हो या है पुअर मोहताज या गरीब, लेट हिम कंज्यूम, तो वो खा ले, तो वो खा ले। देयरफॉर इनजस्ट, जस्ट मुनसिफाना, जस्ट मुनसिफाना एंड रीजनेबल मैनर, रीजनेबल का मतलब होता है जी मुनासिब, मैनर अंदाज में, इन अ जस्ट एंड रीजनेबल मैनर, तो उसे चाहिए, तो उसे वो इसे मुनसिफाना और मुनासिब अंदाज में खा ले। यहाँ तक इसका तर्जुमा करते हैं मुनासिब तरीके से, क्या है कि इफ द गार्डियन is rich enough to support himself and his family, let him abstain from his vast property, but if he is poor, let him consume therefore in a just and reasonable manner। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका तर्जुमा करते हैं कि अगर सरप्रस्त अमीर हो तो उससे यतीम के माल से परहेज करना चाहिए। बाकी ये सारा तर्जमा तो उससे, यानी कि अगर जहाँ पे लिखना ना, अगर सरप्रस्त अमीर हो, उसके आगे ब्रैकेट के अंदर ये सारा तर्जमा लिखना है ना, कि अपनी और अपने खानदान की कफालत कर सकता हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे अगर सरप्रस्त अमीर हो तो उसे यतीम के माल से, यतीम के माल से, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। ठीक है, यतीम के माल से बाज रहना चाहिए या परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर वो मोहताज हो या फिर अगर वो गरीब हो, लेकिन अगर वो मोहताज हो तो वो खा ले, तो वो मुनासिब तरीके से खा ले। ठीक है, मुनासिब ये दोनों की जगह ले सकता है, मुनसिफाना और मुनासिब अंदाज से खा ले। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, अगर वो मोहताज हो तो वो उसे मुनसिफाना और मुनासिब अंदाज से खा ले। ठीक है जी, यहाँ तक एक मरतबा फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर सरप्रस्त अमीर हो, ब्रैकेट में आगे लिख देना है अपनी और अपने खानदान की किफालत कर सकता हो, फिर उसके बाद आगे आना है तो उसे यतीम के माल से, यतीम के माल से, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, बाज रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर वो मोहताज हो तो वो मुनसिफाना और मुनासिब अंदाज से खा ले। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन यू हैंड देयर प्रॉपर्टी ओवर टू देम, लेट देयर बी विटनेस ऑन देयर बिहाफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे यहां तक करेंगे पहले, प्रॉपर्टी हैंड ओवर आएगा यहाँ पे। ठीक है, हैंड के साथ ओवर आ जाएगा, तो देम लेट देयर बी विटनेस। ठीक है जी, तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा, ऑन देयर बिहाफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, विटनेस ऑन देयर बिहाफ, ये मुकम्मल तर्जुमा एक ही होगा इसका। तो पढ़ते हैं, व्हेन, जब,
यू तुम हैंड ओवर हवाले करो या दे दो, हवाले करो या वापस करो, देयर प्रॉपर्टी उनका माल, उनका माल, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, चूंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा हुआ है तो ब्रैकेट्स के अंदर ही आ जाएगा। तो देम उन्हें, जब तुम उनका माल उन्हें वापस करो या उनका माल उनके हवाले करो, जब तुम उनका माल उनके हवाले करो या फिर जब तुम उनका माल उन्हें दो, ये दोनों सूरतों में दुरुस्त होगा। लेट देयर बी विटनेस, तो इस पर गवाह बना लो, तो इस पर गवाह बना लो। तो यहां तक हम तर्जमा करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हेन यू हैंड देयर प्रॉपर्टी ओवर टू देम लेट देयर बी विटनेस इन ऑन देयर बिहाफ, फिर जब तुम उनका माल उन्हें उनके हवाले कर दो तो इस पर गवाह बना लो, जब तुम उनका माल उन्हें वापस कर दो या जब तुम उनका माल उनके हवाले करो तो उस पर क्या करो, गवाह बना लो, उस पर गवाह बना लो। ये तर्जुमा हो जाएगा कि जब तुम उनका माल उनके हवाले करो तो इस पर गवाह बना लो। गॉड, अल्लाह, सुफिशिएंट से है, सुफिशिएंट होता है काफी, अल्लाह काफी है। as one who reckons and settles the accounts, ये सारे का मतलब होगा हिसाब लेने वाला, हिसाब लेने वाला। reckons याद कर लीजिएगा, settle याद कर लीजिएगा स्पेलिंग के तौर पर। his servants, अपने बंदों का, ये ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, ठीक है जी। ये कुरानिक वर्स का हिस्सा ना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको। गॉड suffices as one who reckons and settles the accounts of his servants, ठीक है जी। तो अल्लाह हिसाब लेने वाला काफी है। यहाँ पे इसमें अल्लाह के बाद ब्रैकेट के अंदर आना है अपने बंदों का, यानी कि अल्लाह अपने बंदों का हिसाब लेने वाला काफी है। अल्लाह अपने बंदों का हिसाब लेने वाला काफी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्या, अपने बंदों का, ठीक है। अल्लाह के बाद अपने बंदों का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद हिसाब लेने वाला काफी है। ये था जी हमारा पैराग्राफ नंबर 7 का ए पार्ट। अब बढ़ते हैं हम पैराग्राफ नंबर 7 के बी पार्ट की जानिब। तो आ जाइए, चलते हैं अपनी नेक्स्ट नोट की जानिब जी। तो 10th क्लास हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 7 के बी पार्ट की जानिब, जो है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं इस्तेसाल करना, यानी कि किसी का हक मार लेना, किसी के हक पर नाजायज कब्जा कर लेना, ठीक है। तो ये सारे का सारा होता है इस्तेसाल करना, किसी के हकूक को सलब कर लेना, ठीक है, ये इस्तेसाल करने में आ जाता है। प्रोहिबिशन ममानियत होता है, मना करना, यानी कि मना किया गया, ममानियत, ममानियत की गई यानी कि मना किया गया। ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किस चीज की, इस्तेसाल की, इस्तेसाल की ममानियत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस्तेसाल की ममानियत, यानी कि यतीमों के बारे में चल रहा है हमारा पैराग्राफ नंबर 7। तो यतीमों के हकूक के इस्तेसाल, यानी कि यतीमों का इस्तेसाल ना किया जाए, यतीमों के हकूक सलब ना किए जाए, यतीमों के हकूक मारे ना जाए, ठीक है। तो आगे आ जाए, मिसयूजिंग और ग्रैबिंग एंड ऑर्फन्स प्रॉपर्टी वाज डिक्लेयर्ड अ मेजर सिन। इसमें आ जाता है जी हमारा एक वर्ड मिसयूजिंग आ जाता है, ग्रैबिंग आ जाता है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने पहले भी कितनी मरतबा कर लिया हुआ है, डिक्लेयर्ड मेजर सिन आ जाता है। तो इनका हम क्या करते हैं, इनके मायने नोट करते हैं। मिसयूजिंग नाजायज इस्तेमाल, मिसयूजिंग नाजायज इस्तेमाल, और ग्रैबिंग यहाँ पर हड़प करना, हड़प करना, कब्जा करना, अपनी मिल्कियत में ले लेना। नाजायज इस्तेमाल करना, ये जीरन नाउन है, दोनों आईएनजी ये दोनों जीरन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो गए हैं, तो इनका तर्जुमा भी हमने नून अलिफ ना में ही करना है। एन ऑर्फन्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माल किसका, यतीम के, यतीम के माल का नाजायज इस्तेमाल करना या हड़प करना। वाज डिक्लेयर्ड, करार दिया गया, करार दिया गया। अ मेजर सिन, एक बड़ा गुनाह, एक बड़ा गुनाह करार दिया गया।
ठीक है जी, अब पढ़ लेते हैं, इसका तर्जुमा करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मिसयूजिंग और ग्रैबिंग एंड ऑर्फन्स प्रॉपर्टी वाज डिक्लेयर्ड अ मेजर सिन। ठीक है जी, तो एक यतीम के यानी कि यतीम के माल का नाजायज इस्तेमाल या हड़प करना, नाजायज इस्तेमाल करना या हड़प करना एक बड़ा गुनाह करार दिया गया। यतीम के माल का नाजायज इस्तेमाल करना या हड़प करना एक बड़ा गुनाह करार दिया गया। कुरान वांस वांस आ जाएगा जी, surely those who consume the property of orphans wrongfully। यहां तक कर लेते हैं, फिर आगे चलते रहेंगे साथ साथ। द कुरान वांस, कुरान पाक खबरदार करता है, खबरदार करता है, कुरान खबरदार करता है। किस चीज से खबरदार करता है, किस चीज की तंबीह कर रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी हम। श्योरली यकीनन, पढ़ते हैं कुरान पाक किसके हवाले से तंबीह कर रहा है, किसके हवाले से खबरदार कर रहा है? श्योरली यकीनन दोस्त वो जो कंज्यूम खर्च करते हैं, खर्च करते हैं या इस्तेमाल करते हैं द प्रॉपर्टी, माल को, किसके माल को? ऑफ ऑर्फेंस, यतीमों के, जो लोग यतीमों के माल को खर्च करते हैं किस तरह से? रॉन्गफुली, नाजायज तरीके से, नाजायज तरीके से, वो लोग जो यतीमों के माल को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हैं या नाजायज तरीके से खर्च करते हैं। सर्टेनली यकीनन दे वो कंज्यूम बढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं अ फायर, आग, इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। आग बढ़ते हैं इन देयर बेलीज, अपने पेट में, इन देयर बेलीज, अपने पेट में। ठीक है जी, तो यहां तक एक मरतबा फिर से कर लेते हैं। सर्टेनली दे कंज्यूम अ फायर इन देयर बेलीज, तो यकीनन वो अपने पेट में आग भरते हैं। कौन लोग? वो यकीनन वो जो यतीमों के माल को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हैं या खर्च करते हैं, यकीनन वो अपने पेट में आग भरते हैं। एंड और सून अनकरीब, सून अनकरीब दे वो विल बी रोस्टिंग, जलाए जाएंगे या झुलसा दिए जाएंगे या जलाए जाएंगे या डाल दिए जाएंगे, किसमें? इन द ब्लेज, ब्लेज कहते हैं भड़कती हुई आग, ऐसी आग कि जिसमें से आग के शोले जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं, उसे ब्लेज कहते हैं। भड़कती हुई आग में जला दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक कर लेते हैं अभी। एंड सोन दे विल बी रोस्टिंग इन अ ब्लेज, तो अनकरीब और एंड और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में जलाए जाएंगे, अनकरीब वो भड़कती हुई आग में जलाए जाएंगे। आगे देखें कि भड़कती हुई आग कैसी है, ब्लेज क्या बताया गया है? द लाइक, एक ऐसी, द लाइक एक ऐसी, ऑफ विच, द लाइक ऑफ विच, ये सारे का हो जाएगा तर्जुमा कि एक ऐसी आग, यू जो के, विच जो के, यू हैव नेवर सीन, नेवर सीन कभी ना देखी हो, कि जैसी तुमने कभी ना देखी हो। एंड और द डिग्री ऑफ होज इंटेंसिटी, के इंटेंसिटी की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा डिग्री के भी, और कि जिसकी शिद्दत नन नोज, कोई ना जानता हो, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, एक्सेप्ट
सिवाय गॉड अल्लाह के। ठीक है, तो यहां तक इसका भी तर्जुमा कर लेते हैं। एक ऐसी आग जो कि तुमने पहले कभी ना देखी और जिसकी शिद्दत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैराग्राफ नंबर 7 का बी पार्ट। तो हम पैराग्राफ नंबर 7 का सी पार्ट करने के लिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लॉट की जानिब। तो चलते हैं जी तो 10th क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 7 का सी पार्ट। इसको मुकम्मल करेंगे जिससे कि हमारा पैराग्राफ नंबर 7 मुकम्मल हो जाएगा। पढ़ते हैं इनकरेजमेंट ऑफ केयर। इनकरेजमेंट ऑफ केयर, इनकरेजमेंट होता है तरगीब देना। तरगीब देने का मतलब क्या होता है जी? तरगीब देना, उकसाना, यानी कि हौसला अफजाई करना किसी काम के लिए। ठीक है, तो इनकरेजमेंट ऑफ केयर, केयर देखभाल की, देखभाल की यहाँ के लिए, देखभाल के लिए तरगीब देना। मतलब कि किसकी देखभाल के लिए? चूंकि हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा है, मुकम्मल तौर पर ये यतीमों की देखभाल उनके हकूक के हवाले से बताया जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें भी क्या करना है, यतीमों की देखभाल के लिए जो है ना ये तरगीब देना। ठीक है, ये किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी, किस तरह से लोगों को जो है ना वो इस तरफ रागिब किया, किस तरह से लोगों की हौसला अफजाई की। ठीक है, तो ये इस लाइन के अंदर हमें इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे 7 के सी पार्ट में। तो रीडिंग करते हैं। He stated, I and the one who looks after an orphan will be together in paradise like this, and held up two fingers to illustrate closeness. ये सही बुखारी के अल्फाज है, आगे लिखा भी हुआ है कि सही बुखारी के अल्फाज को तर्जमा करके आप जो है ना वो इसमें लिखा गया हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। Stated, I am the one who looks after orphan together paradise, held up fingers illustrate closeness। तो पहले हम इनका अब क्या करेंगे कि इनका तर्जुमा भी नोट करेंगे और साथ साथ अपना बामुहावरा तर्जुमा भी करते जाएंगे। इनके मायने नोट करने के बाद तर्जुमा भी करते जाएंगे। ही स्टेटेड, ही का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेटेड फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। स्टेटेड होता है बयान देना, कहना। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई, मैं, एंड और, द वन, वो एक मतलब कि इशारा कर दिया कि कोई एक ऐसे शख्स की, किसी शख्स के बारे में बात होने जा रही है। हु, जो के, हु, जो, या जो के दोनों सूरतों में दुरुस्त रहेगा। लुक्स आफ्टर, देखभाल करता है। मैं और वो जो के देखभाल करता है किसकी? एन ऑर्फन, एक यतीम की, एक यतीम की। विल बी, होंगे, टुगेदर, इकट्ठे, इन पैराडाइज, इनका मतलब है जी में, पैराडाइज को कहते हैं जी जन्नत, इनके जन्नत में इकट्ठे होंगे। लाइक दिस, लाइक दिस का मतलब होगा इस तरह। अब इस तरह आगे कोई बात होगी कुछ, यानी कि दिखाया गया होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, कि जो सामने जितने भी लोग होंगे उनको दिखाया गया होगा कि कुछ इस तरह से कोई नमूना दिखा के। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कि रिजल्ट हमारा बिल्कुल इसी तरह का ही होना चाहिए, मतलब कि मेरे पास की पेपर शीट होगी प्रीवियस किसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं पेपर शीट दिखा के कहूंगा कि हमारा रिजल्ट एक मरतबा फिर से इसी तरह का होना चाहिए कि जो कहीं पर बेहतरीन रिजल्ट आया होगा, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिखा कि भाई इस तरह हम जन्नत में इकट्ठे होंगे। किस तरह मतलब कोई ना कोई तो सैंपल होगा, कोई ना कोई एग्जाम्पल होगी जो कि हम आगे पढ़ते हैं बताया गया है। एंड और हेल्ड अप, उठाया, टू फिंगर्स, दो उंगलियों को, टू इलस्ट्रेट, इशारा देने के लिए, इशारा देने के लिए,
अपनी दो उंगलियों को सामने रखा, किस चीज का इशारा देने के लिए? टू इलस्ट्रेट क्लोजनेस, कुर्बत का, कुर्बत का इशारा देने के लिए, कुर्बत जाहिर करने के लिए आपने अपनी दो उंगलियां यूं करके खड़ी की और कहा कि हम जन्नत में इस तरह होंगे। अब हम करेंगे जी इसका तर्जमा। ही स्टेटेड, आई एम द वन who looks after an orphan will be together in paradise like this and held up two fingers to illustrate closeness। अब हम क्या करेंगे, इसका तर्जमा करेंगे। He stated, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे यहाँ पे कोमा आ जाएगा और दोबारा यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर सारा तर्जमा लिखेंगे। मैं और वो जो, मैं और वो जो एक यतीम की या यतीम की देखभाल करता है, वो जो यतीम की देखभाल करता है, जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे, जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे। यहां तक जी मेन तर्जमा यही है। आगे वजाहत की गई है कि क्या बताया गया, किस तरह इकट्ठे होंगे। और यहां से देख लीजिए आगे बताया गया है कि मतलब किस चीज का इशारा दिया गया था, किस तरह इकट्ठे होंगे। एंड हेल्ड अप टू फिंगर्स, और अपनी दो उंगलियों को उठाया कुछ इस तरह से, और बल्कि यहाँ पे देख ले मुकम्मल तर्जुमा ही करते हैं। एंड हेल्ड अप टू फिंगर्स टू इलस्ट्रेट क्लोजनेस, और कुर्बत का इशारा देने के लिए अपनी दो उंगलियों को उठाया और कुर्बत का इशारा देने के लिए अपनी दो उंगलियों को उठाया। ठीक है जी, एक मरतबा तर्जमा करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और वो जो यतीम की देखभाल करता है जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे, और कुर्बत का इशारा देने के लिए अपनी दो उंगलियों को यूं इकट्ठा किया था, यूं उठाया। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 7 का तर्जमा। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।